अमृतलाल नागर, यशपाल और गुरुदत्त, फिल्म वाले में ये दूसरे, इनके उपन्यासों को आधार बनाने, तो अभी जो मैंने उनकी किताब पढ़ी, तो जो आदमी इतना सेकुलर नजर आता है अपनी पहली किताब में, अब इसमें वो चुन चुन के अमृतलाल नागर के कैसे मुसलमान विरोधी, मुसलमानों को कैसे दोषी करार दिया जाए। तो साहित्य में भी एक बहुत एक जबरदस्त इस तरह का ट्रेंड आ गया है कि कैसे हिंदू विक्टिमाइजेशन के सवाल को उठाया जाए। अभी बंगाल में एजाज अहमद की मृत्यु हुई तो कह रहे थे कि जो हमारे बंगाली छात्र आते हैं, कहते कि अब हमारे घरों में सुनाई जाती है अब नई पीढ़ी को कि कैसे मुसलमानों ने हम पर अत्याचार, कैसे मुसलमानों ने हम लोग के साथ, हमारी औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया और इस तरह का काम किया। और ये चीज आप देखिए, हम लोग आज लव जिहाद का नाम सुनते हैं कि मुसलमान लड़का सब आता है हिंदू लड़की को ट्रैप करके चला जाता है। ये 30 के दशक का जब पहली बार एक किताब लिखी गई जिसका नाम था रंगीला रसूल, तो उसके जवाब में मुसलमानों ने किताब लिखी छिनाल सीता। अब सोचिए, ये इसी में जो स्वामी श्रद्धानंद थी जो मस्जिद पे जाके मुसलमानों के चलते हंगामा करने लगे तो उनकी हत्या हो, और ये पूरा कि मुसलमानों को आक्रांता है हिंदू लड़कियों को ट्रैप करने, ये 30 के दशक की एक पूरी परिपाटी है जो आज तक चलाई जाती है। उसको 2 बात और करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। ये चीज़ सिर्फ हिंदुओं में ही नहीं है, अभी बहुत अच्छा उदाहरण है हबीब तनवीर जो हिंदी के इतने बड़े नाटककार थे। उनकी पत्नी का नाम था मोनिका मिश्रा, लेकिन ईसाई थी। लेकिन आपको हैरत होगी जब उनकी मृत्यु हुई तो ईसाई थी तो उनको ईसाई कब्रिस्तान में उनको दफन होना, तो ईसाइयों ने उनको किसी कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दिया इतने बड़े नाटककार को। क्यों? क्योंकि ईसाई मुसलमान से शादी कर दी। तब क्या किया गया कि मरने के बाद उस औरत का फिर से धर्म परिवर्तन कराया गया, मुसलमान से फिर उसको ईसाई बनाया गया, तब जाके उसको कब्रिस्तान में जगह मिला। तो ये एक सांप्रदायिकता की जो पूरी परिपाटी है, ये एक सब जगह फंडामेंटलिज्म उसको आगे बढ़ रहा है। और जैसे अभी बहुत अच्छा उदाहरण अभी व्यास जी जब बता रहे थे आज़ादी के आंदोलन में सार्वजनिक मताधिकार के बारे में, हम लोग आदत है मुसलमानों को दोष देने की। आपको याद होगा कि नेहरू कमेटी की रिपोर्ट हम लोग को याद रखना चाहिए 1928 में, मोतीलाल नेहरू। उसी में जब जिन्ना ने कहा उन लोगों को कि भाई मुसलमानों को 33% का आरक्षण दीजिए संविधान, तो मौलाना आजाद ने कहा कि भाई आबादी है 25%, अब मांगिएगा 33% आरक्षण, ये क्या बात है? तो जिन्ना का ये कहना कि जब 33% आरक्षण मुसलमान रहेंगे तो आप संविधान नहीं बदल पाएंगे, 2/3 चाहिए। ये उसका तर्क था। इन लोगों का तर्क जब आबादी है 25%, तो आबादी कितनी थी? 40 करोड़ की आबादी। 1946 का इलेक्शन याद कीजिए, जब उतने सांप्रदायिक तनाव के वक्त में जब एक कम्युनिस्ट मुसलमान उम्मीदवार जब जीत गया तो नेहरू को लगा कि अरे मुसलमानों के बीच से कोई मुसलमान या कम्युनिस्ट जीत सकता है। तब उन्होंने क्या किया कि तुम ऐसा करो, तुम जाके समूचा मुस्लिम इलाका में जाके तुम प्रचार करो, कैंपेन करो। अगर तुम कैंपेन, उनको लगा कि कैंपेन होगा तो हमारी मुस्लिम लीग को हम काउंटर कर सकते हैं। लेकिन आपको हैरत होगी उसको खरीदने के लिए जो पैसा होना चाहिए था, पुरुषोत्तम दास टंडन जो हमारे कोषाध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी को, उसको पैसा ही नहीं दिया कि वो मूव कर सके। तो आप देखिए कि पूरी परंपरा कांग्रेस पार्टी के भीतर में। लेकिन आपको आप लोग से बात ये अंतिम बात आगे ये शेयर करना चाहते थे कि मुसलमानों को हम लोग दोष देते हैं। 25% आबादी में 40 करोड़ मुसलमान में 25% हुआ 10 करोड़। अब पहले जैसा कि बताया भी कि सार्वजनिक मताधिकार नहीं था। अगर सार्वजनिक मताधिकार भारत में होता तो पाकिस्तान की मांग को हम लोग रोक सकते थे, खत्म कर सकते थे। 25% का मतलब 10 करोड़। 10 करोड़ में मात्र 1 करोड़ लोग वोट देने के अधिकारी थे। कौन वोट देता था? या तो आप मैट्रिक पास है, नहीं तो आपका संपत्ति कर देते थे। 1 करोड़ मुसलमान लोग वोट देने के थे, मात्र 60% वोटिंग। 1 करोड़ का 60% हुआ 60 लाख। उस 60 लाख में 60% मुस्लिम लीग को, 40% कांग्रेस को। मतलब 36 लाख मुस्लिम लीग को, 24 लाख कांग्रेस को। मात्र 12 लाख वोट पर पूरी पाकिस्तान।
अगर सबको वोट देने का अधिकार हुआ रहा होता तो हम लोग ये नहीं कर पाए। और इसको रोकने में देखिए ये हम लोग का जो पूरी जो अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी, और इसी चीज को अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। हरियाणा में उसने बोला फिर वही कि मैट्रिक पास होगा उसी को वोट करने का अधिकार होना चाहिए। धीरे धीरे ये लोग भी उसी अंग्रेजों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा जुड़ाव नाटक से है और वही इसी पर बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। नाटक में देखिएगा आजकल पटना में